नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर गरुड़ा। ग्रो विद एजुकेटर्स पे आप सबका स्वागत है। हम ग्रो विद एजुकेटर्स पर एक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हम उत्तराखंड की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानेंगे जो उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में भारत के हर एक नागरिक को जागरूक होना आवश्यक है। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन एक सामान्य नागरिक के लिए भी अपने ज्ञान का भंडार विस्तार करने के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगा। ज्ञान महत्वपूर्ण है, आपने कहाँ से प्राप्त किया ये महत्वपूर्ण नहीं। ज्ञान का दीपक ही मनुष्य को इस अंधकारमय संसार में रास्ता दिखाता है। तो बूस्ट योर नॉलेज। आगे बात करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक वो काला टॉपिक है जिस पे बात करने के लिए हर एक उत्तराखंडी इस पे खुल के बात नहीं करते। कहीं ना कहीं वो जन भावनाएं वो आंखों में आंसू बन के बाहर छलक जाती है। आज हम बात करेंगे रामपुर तिराहा कांड या मुजफ्फरनगर कांड। उत्तराखंड के इतिहास का वो काला दिन। संचालन समिति को 2 अक्टूबर 1994 महात्मा गांधी का जन्म दिवस दिल्ली में रैली की अनुमति तो मिल गई, किंतु तात्कालिक प्रदेश सरकार ने प्रशासन को आंदोलनकारियों को दिल्ली न पहुंचने की सख्त हिदायत दे दी थी। इसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अहिंसा के पुजारियों का उत्सव उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसा तांडव मनाया जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। पर्वतीय क्षेत्रों की निरंतर उपेक्षा एवं धरने प्रदर्शन आंदोलन के बावजूद भी सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान न दिए जाने के कारण 2 अक्टूबर 1994 को हिमालय की जनभावना का एहसास कराने के लिए उत्तराखंड की जनता ने दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया। उत्तराखंड की उपेक्षा किस हद तक होती थी वो आपको आर्टिकल को जो सामने पे आर्टिकल है उसको देख के पता चल सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का एक बयान आया था, मैं उनकी परवाह क्यों करूं, कौन सा वो उन्होंने मुझे वोट दिया था। ऐसे नेता उत्तराखंड की भला क्या भलाई सोच सकते थे। इसमें शामिल होने के लिए उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के कोनों कोनों से लोग दिल्ली पहुंचने लगे। दिल्ली जाने वाली जो बसें थी उन्हें कोई विशेष प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन गढ़वाल मंडल के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से निकली बसों को नियोजित तरीके से प्रशासन ने रोकने का प्रयास शुरू कर दिया। प्रथम प्रयास मोहड़ सहारनपुर के निकट गणेशपुर बंद चौकी पर आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास हुआ, किंतु यहां से आंदोलनकारी आगे बढ़ गए। इसके पश्चात बहादुराबाद पुलिस चौकी पर वाहन रोक दिए गए, किंतु जद्दोजहद के बाद पुलिस ने रास्ता खोल दिया। इसके पश्चात लश्कर रोड स्थित पेरुपुर चौकी पर आंदोलनकारियों को रोका गया, लेकिन आंदोलनकारी इस अवरोध को तोड़ गए, आगे बढ़ गए। इस बीच रात्रि 9 बजे तक चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी जिलों से गाड़ियां हरिद्वार के अंतिम छोर गुरुकुल नारसन पहुंच गई। यहां प्रशासन ने भारी फौजों के साथ आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया। आगे खड़ी बसों के शीशे तोड़ती पुलिस ने छात्रों पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। जब पुलिस ने युवतियों के साथ दुर्व्यवहार की कोशिश की तो छात्रों ने पथराव कर दिया और पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इस बीच कुछ अजनबी लोगों ने सेना के ट्रक, प्राइवेट ट्रक, जीप एवं मारुति वैन को आग लगा दी। अजनबी लोग, ये अजनबी कौन थे आज तक किसी को पता नहीं, लेकिन अजनबी लोग आए, उन्होंने सेना, प्राइवेट ट्रक, जीप और अन्य वाहनों को आग लगा दी।
स्थानीय ठेलों व खोखों को आग के हवाले करने के बाद वो खुद गायब हो गई। पुलिस द्वारा पीछे हटने के बाद आंदोलनकारी स्वयं रास्ता साफ कर आगे बढ़े। गुरुकुल नारसन पर घटित इस घटनाक्रम से पूर्व काफी बसें आगे निकल चुकी थी, जिन्हें रात्रि 10 बजे के आसपास रामपुर तिराहे से पहले सिसोना में रोक दिया गया। यहाँ भारी संख्या में फोर्स के साथ मेरठ जनपद की पुलिस पहले से ही घात लगाए बैठी थी। पूर्व नियोजित योजना के तहत 4-4 की संख्या में बसों को आधे आधे घंटे के अंतराल पर छोड़ने की बात कहकर 4 बसों को आगे जाने दिया गया एवं शेष वाहनों को रोक दिया गया। रात्रि के घोर अंधकार में जैसे ये चारों बसें रामपुर तिराहे पर पहुंची, पुलिस ने रैली रद्द करने की सूचना देकर उन्हें रोक दिया। लेकिन आंदोलनकारी बिना किसी अधिकृत सूचना के दिल्ली जाने की जिद पे अड़े थे। इस बीच पुलिस ने चारों बस ड्राइवर की चाबी छीन ली। अचानक खेतों से आंदोलनकारियों पर पथराव हुआ और पुलिस आंदोलनकारियों पर टूट पड़ती। थोड़ी ही देर में गोलियां भी चलने लगती। पुलिस ने टॉर्च लेकर बसों में दुबकी पहाड़ी महिलाओं को बसों से उतारा और मानवता को शर्मसार करने वाले घृणित कार्यों को अंजाम दिया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र उस दिन मासूमों की चीखों को सुनकर भीष्म पितामह की भांति आंखें झुकाए क्रूर राजसभा में चुपचाप बैठा था। दुनिया को लोकतंत्र की शिक्षा देने वाला देश खुद शिक्षा विहीन हो गया। निहत्थे व अहिंसक आंदोलनकारियों पर कहर बरसाने के बाद पुलिस व पीएससी के जवान सिनोना की ओर आगे बढ़े। अपने जुल्मों का निशान मिटाने के लिए पुलिस ने कुछ दूरी पर सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी। मार्ग खुलवाने की जद्दोजहद फिर भी जारी रही। विभिन्न क्षेत्रों की बसों के पहुंचने से सिनोना क्षेत्र आंदोलनकारियों से भर गया। पुलिस अत्याचार से बचते बचाते जब घायल एवं पीड़ित आंदोलनकारियों ने अपनी व्यथा सुनाई तो जन आक्रोश भड़क उठा। बसों को छोड़ आंदोलनकारी पैदल आगे बढ़े। बोल पहाड़ी हल्ला बोल कर नारा बुलंद करते लोग दिल्ली की ओर कूच करने लगे। अचानक भारी पथराव शुरू हुआ, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने भी पुलिस पर पथराव कर दिया। सुबह 7 बजे के आसपास पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें राजेश लखेड़ा, सत्येंद्र चौहान, रविंद्र रावत, गिरीश भट्टी इत्यादि लोग शहीद हो गए। पुलिस लोगों को बेसुध होने तक यातनाएं देती रही। इस मुजफ्फरनगर कांड में कहीं लोग शहीद हुए, जबकि घायल स्त्री पुरुषों की संख्या का अनुमान लगाना कठिन है। इस साजिश को विश्व एक क्रूर शासक की क्रूर साजिश का नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक आम जनता के साथ जाति की गई। हाँ, भारतीय अदालतों ने यह जरूर माना हत्याएं और बलात्कार हुए थे, पर किए किसी ने नहीं। एफआईआर दर्ज हुई, आंदोलनकारियों ने दुकानें और गाड़ियां जला दी, जिसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों को फायरिंग का आदेश देना पड़ा। 6 लोगों की मौके पर ही मौत। 1995 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर सीबीआई जांच के आदेश दिए। 28 पुलिस वालों पर बलात्कार, डकैती, महिलाओं से बदसलूकी, हिंसा और महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से अभद्रता के केस दर्ज हुए। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने रिटायर्ड जस्टिस जहीर हसन ने इसकी जांच करवाई। जांच में कहा गया कि मौके की नजाकत को देखते हुए बल का प्रयोग किया, जो बिल्कुल सही था। रबर बुलेट फायर किए गए, जिससे अनावश्यक रूप से ही प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई।
सन 2000 में उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया। लोगों को लगा इसके बाद राज्य की सरकार दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। 2003 उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 1994 की मुजफ्फरनगर डीएम अनंत कुमार सिंह को नामजद किया। जनता पर गोली चलाने का दोषी मानते हुए एक पुलिस वाले को 7 साल और 2 पुलिस वालों को 2 साल की सजा सुनाई गई। 2007 सीबीआई कोर्ट ने एसपी राजेंद्र सिंह को बरी कर दिया। सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग मिला। 2007 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी रामपुर तिराहा गए। वहां घोषणा की सभी पेंडिंग केस पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। इस घोषणा के बाद कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। अगर हुआ है तो वो जनता को उपलब्ध नहीं है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। एक ओर देश का प्रधानमंत्री अहिंसा की सत्य मूर्ति महात्मा गांधी को राजघाट पर पुष्प अर्पित कर रहा था। दूसरी तरफ उसकी मशीनरी हिंसा के तांडव में संलग्न थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 45 की यह घटना इसलिए भी उद्धृत की जाती है कि आखिर हमने अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता किस लिए प्राप्त की थी? क्या रामपुर तिराहा कांड के लिए, मसूरी कांड के लिए, श्रीनगर कांड के लिए? आखिर क्यों? जब जनता को अपनी आवाज रखने का अधिकार इस देश की सरकार नहीं देना चाहती है तो क्यों हम लोकतंत्र का चोला पहनकर विश्व में लोकतंत्र की पैरवी क्यों करते हैं? इस घटना के लिए मेरठ के पुलिस महानिरीक्षक को पूरी तरह से जिम्मेदार माना गया। यद्यपि अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि इस घटनाक्रम में अजनबी चेहरे कौन थे, वो कहां से आए थे। आखिर क्या कारण थे कि उप महानिरीक्षक को जनरल डायर का रूप धारण कर अपनी ही मां बहनों से दुर्व्यवहार करने को विवश होना पड़ा। रामपुर तिराहे की यह घटना हमारे सम्मुख कहीं प्रश्न छोड़ के चली गई। समय के साथ उत्तराखंड राज्य बना। रामपुर तिराहे पर हर वर्ष शहीद मेला लगता है। यहाँ 1995 में एक शहीद स्मारक भी बनाया गया, लेकिन उन अनछुए प्रश्नों का जवाब अभी भी तलाशना बाकी है, जिसके कारण बार बार मानवता को शर्मसार होना पड़ता। मुजफ्फरनगर कांड की प्रतिक्रिया उत्तराखंड में विस्तृत रूप से हुई। रामपुर तिराहे पर हुई बर्बरता एवं दुर्व्यवहार की खबर आग की तरह पूरे पहाड़ में फैल गई। अंधाधुंध फायरिंग एवं महिलाओं से व्यभिचार की इस घटना के विरोध में 3 अक्टूबर 1994 से हिंसा का तांडव शुरू हो गया। बेगुनाहों की मौत और महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार के खिलाफ पहाड़ की जनता ने इस तरह अपने गुस्से को इजहार किया कि इस प्रकार बगावती तेवर राज्य निर्माण आंदोलन में पहले कभी नहीं देखे गए थे। संपूर्ण पहाड़ में स्कूल, कॉलेज, व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं सरकारी कार्यालय बंद हो गए। बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्री सब सड़कों पर उतर आए। जनता ने प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करते हुए अपनी संख्या में सरकारी वाहन एवं भवनों को क्षतिग्रस्त किया। उत्तरकाशी में जिला अधिकारी कार्यालय में तोड़फोड़ हुई। देहरादून में 3 पुलिस चौकियों सहित 14 सरकारी कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया गया। अभूतपूर्व हिंसा के कारण देहरादून, ऋषिकेश और श्रीनगर कोटद्वार में कर्फ्यू लगा दिया गया। उत्तराखंड के दर्जनों शहर उग्र प्रदर्शन एवं पुलिस फायरिंग के धमाकों से गूंजने लगे। संपूर्ण उत्तराखंड युद्ध भूमि में बदल गया। रामपुर तिराहा कांड में शहीद रविंद्र रावत की शव यात्रा पर पुलिस लाठीचार्ज से देहरादून शहर की स्थिति और खराब हो गई। टिहरी जिले के प्रमुख नगरों में
पुलिस बलों पर पथराव किया गया। जनता एवं प्रशासन के मध्य गुरिल्ला युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहीं आगरा खाल में जनता के भय से पुलिस चौकी छोड़ के भाग गई। पौड़ी जनपद भी अभूतपूर्व हिंसा की चपेट में रहा। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, रानीखेत, कमोबेश यही स्थिति चली हुई थी। हरिद्वार में उग्र भीड़ ने सपा नेता अमरीश के कपड़े फाड़ दिए एवं उन्हें बचाने आए नगर अध्यक्ष का सिर फोड़ दिया। रुड़की में अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती एक घायल फौजी ने परगना अधिकारी को अपनी बेड से पीट कर लहूलुहान कर दिया। पुलिस के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। गोपेश्वर, ऊखीमठ, कर्णप्रयाग में भी कर्फ्यू लगाना पड़ा। नौगांव में क्रोधित भीड़ ने पुलिस की राइफलें जला दी। डुंडा पुलिस चौकी व दरासू थाने को भी आग के हवाले कर दिया गया। कर्णप्रयाग का पुलिस क्लब जला दिया गया। पीपलकोटी के पुलिस जवानों को जान बचाने के लिए जंगलों में शरण लेनी पड़ी। रामनगर में युवकों ने रोडवेज की बसों एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में आग लगा दी। नैनीताल में कहीं सरकारी वाहनों, दफ्तरों एवं पुलिस चौकी में आग लगा दी गई। हल्द्वानी, टरकपुर में व्यापक उग्र प्रदर्शन हुआ। पीएससी, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती के बाद भी हिंसा नहीं रुकी। पहाड़ के छोटे छोटे क्षेत्रों में हिंसा, आगजनी की घटनाएं घटी। अधिकांश स्थल तो ऐसे थे जहां शायद पहली बार कर्फ्यू लगा। सप्ताह भर चले इस तांडव को रोकने के लिए गृह युद्ध जैसी स्थिति से बचने में प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी। उत्तराखंड का ये काला दिन शायद ही उत्तराखंड कभी भूल पाएगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का बस एक ही मकसद था, हर उत्तराखंडी अपनी पहचान को समझे। हमने क्या क्या खोया इस राज्य को बनाने के लिए। धन्यवाद।